परीक्षा कोर्स वीडियो सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम 45 तक प्रश्न देख चुके थे। चलिए आज उसके आगे देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो कौन न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का 0.6%, बिहार 1.3%, तमिलनाडु 1.1% और केरला 1.5% है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है सन 2011 की जनगणना के अनुसार? तो किस में कमी आई है? नागालैंड में। नागालैंड में कमी आई 0.6, मणिपुर में 24 और किलोमीटर में ये जनसंख्या वृद्धि और कमी की बात कर रही हुई है। और त्रिपुरा में 14.8, सिक्किम में 12.9। अगला प्रश्न WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। तो 1993 में छुआछूत के कारण मृत्यु होती ही थी। तो ये सही है। कारण क्या है? स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो कारण भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए दोनों सही है और AR की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर, लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो कौन सा? हरियाणा। आर्थिक रूप से ये काफ़ी समृद्ध है, लिंगानुपात में इसकी दशा खराब है। अब हम राज्य व्यवस्था से प्रश्न देखेंगे। राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। और अगला प्रश्न है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो सही है। अब भारत का अपना एक संविधान है। तो इसका कारण कथन कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात सही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित करती है। एक लिखित संविधान है, ये कारण नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो हम लोगों को जो अनुच्छेद 21 में है तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो पानी की गुणवत्ता को दूषित करना ये नहीं है। मृत्युदंड हुआ, ये सब है। चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, लैंगिक उत्पीड़न की बात हुई, तो ये सब है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता है? तो इसमें से कौन सी समानता है? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति में भारत और अमेरिका में समानता है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं। भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति कहाँ है? राज्य के पास। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। इस असमानता के बावजूद भी कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना। तो ये सब समानताएं हैं।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां भाग। पीठासीन अधिकारी समेत, इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थापित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। तो किसका दायित्व है? अध्यक्ष या सभापति का। अगला है कि हमको राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिया गया है कि कितनी कहाँ है। तो ये टेबल देख लीजिए। गुजरात में राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 26, कर्नाटका में 12 सीट राज्यसभा, 28 लोकसभा, केरला में 9 सीट राज्यसभा, लोकसभा में 20, उड़ीसा में 10 सीट राज्यसभा, 21 सीट लोकसभा। अगला, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि शपथ दिलवाने के लिए। और संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के नए सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। अब प्रोटेम स्पीकर का स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है और उसका मूल कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में मदद करता है और जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालिक होता है। अगला, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ तो कब हुआ? 1952 में। देखिए, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया और पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के रूप में जाना जाएगा। कब जाना जाएगा? 23 अगस्त 1954 को। ये 3 डेट याद होनी चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है और 81 में लोकसभा। और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है और 238 का चुनाव राज्य तथा संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता ये सामूहिक नहीं है। संसद के सदस्य न्याय निर्णय सेवा से मुक्त होते हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे
में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थिति होने के लिए मना कर सकते हैं। यह उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। और जबकि जो अन्य है, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार और अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये सब क्या है? तो ये सब सामूहिक विशेषाधिकार है। अगला प्रश्न है कि हमको बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो देखिए, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत है। उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये भी। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, क्यों नहीं? तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदन व्यवस्था है, वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 6ठा भाग नामित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमा आदि की शक्ति, कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा कितने वर्षों तक? तो 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष तक ये क्या रहेगा? अधिकार रहेगा कि 1 वर्ष तक ये बना रहेगा, जो राष्ट्रीय हित में करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद के राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प घोषणा कर दी जाती है, तो राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में परिणित ऐसे विषय के संबंध में जो संकल्प में विनिष्ट है, विधि बनाए। तो जब तक यह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना पूर्ण होगा। इस खंड के अंतर्गत पारित संकल्प 1 वर्ष से अधिक तक निर्विष्ट रहेगा, 1 वर्ष तक ये निर्विष्ट रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो कौन गठन करता है अंतर्राज्यीय परिषद? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 263 के तहत राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय वह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। एक सशक्त एवं नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग 1983 से 87 में सुझाया गया था। तो किसने सुझाया था? सरकारिया आयोग। किस अनुच्छेद में है? 263। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये लक्षण नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत
किया गया। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। न्यूज में भी क्षेत्रीय परिषद का सम्मेलन अभी हाल ही में शिलांग में हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य क्या होता है? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा क्षेत्र के बीच सहभागिता एवं समन्वय को बढ़ावा देना। ये आर्थिक एवं सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे विषयों पर विचार विमर्श तथा संतुति करती हैं। ये केवल चर्चनात्मक एवं परामर्शदात्री निकाय हैं। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो उधार की तो वस्तुएं हैं लेकिन सीमित है, ये गलत है। सीमित नहीं है। भारत के संविधान ने अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता की प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच एक मध्यम मार्ग निकाला है। न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह किसी भी विधि को जो विधान मंडल की शक्ति के बाहर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत का यह उच्चतम न्यायालय की एक शक्तिशाली न्यायालय है जो क्योंकि इसकी शक्ति का विस्तार कानूनों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि संविधान की भी समीक्षा करने का अधिकार रखता है। इस तरह न्यायिक समीक्षा की असीमित शक्ति जो असीमित शक्ति है, इसकी शक्ति को असीमित बना देती है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। संसदीय प्रणाली अंग्रेजों से लिया गया, ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति और रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हम लोगों को कई सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। अगला देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आप लोग इसको पूरा देखिए तो हेल्पफुल लगेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आर तो सही है, ये सत्य है, बट आर गलत है। आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरोक्त उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता लागू होता है और चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आचार संहिता का पालन करें। अब देखिए संशोधन से प्रश्न, तो इसको हमको मैचिंग कराना है। तो देख लीजिए डायरेक्ट टेबल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। 38वां संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। 44वां संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना। 61वां 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया मताधिकार। 42वां उत्तेजिका के पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो ये सब संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और एक प्रश्न और बचा है पॉलिटिक्स से, देख लीजिए ये भी। तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो देखिए संघ के मंत्री के लिए शपथ है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शपथ इसके अंतर्गत लेते हैं। राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है इसके अंतर्गत। हम जब सूची पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? सी। जब ये सीरीज फिनिश हो जाएगी तो हम इसकी PDF दे देंगे।
टेलीग्राम पर। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर दीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोगों के सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। तो इसमें सब शपथ लेते हैं सिवाय उसके राज्यपाल और राष्ट्रपति के। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए और इस सीरीज को ज़रूर देखिए। इसमें एक्सप्लेनेशन से कई सारे प्रश्न बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।